और ये लिटरली तो इस गिफ्ट बॉक्स में क्या है, लेट्स स्टार्ट। तो बिफोर एनीथिंग हम अभी स्टार्ट करेंगे कैसे हमने क्लिनिकल शॉर्ट केसेस को अप्रोच करना है। आज हम हमारी बात जो होगी वो क्लिनिकल केसेस पे ही होगी, ठीक है, ज़्यादातर। तो इसके लिए मेरी आप लोगों से सजेशन है कि आपने टाइम मैनेजमेंट अपना ध्यान रखना, ठीक है। और आपका टास्क हो सकता है पेशेंट अनश्योर ऑफ डेट है, तो कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इस्लामिक या हिंदी मंथ्स की, वो आपने याद करनी है और जिस क्लिप बोर्ड पे प्रैक्टिस करते हो उस पर लिख लेंगे ताकि आपको पता हो कि रमज़ान, लेट्स सपोज अगर पेशेंट कहती है मेरी एलएम की तो 10 रमज़ान को थी, तो 10 रमज़ान से घड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन आपको ये इस तरह इजी हो जाएगा कि आपको पता हो कि 10 रमज़ान को था वो 15 अप्रैल को था, तो इस तरह कोरिलेट करना है। जब लॉन्ग केसेस होते थे तब ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी। आई डोंट नो शॉर्ट केसेस में वो आपको मैक्सिमम स्टेशन पे दे देंगे, फिर जेस्टेशनल एज के पेशेंट 31 वीक पे है और फिर तो बस मसला हल के वो आके 31 वीक्स पे है। बट अगर वो लार्ज पार्ट जेस्टेशनल एज है तो मिस्टेकन डेट्स तो डेढ़ ही होगी और पेशेंट को अगर मिस्टेकन डेट्स पे स्पेसिफिक क्वेश्चन उसके रोल प्लेयर के हैं तो वो अपनी एलएमपी आपको आसानी से नहीं बताएगा, थोड़ा सा तंग करेगा। तो यहाँ आपकी असेसमेंट होगी कि आप अपनी क्लिनिकल लाइफ में ओपीडी में बैठती हैं तो कैसे आप डीओपी या ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो इसको ठीक से इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए आप जिस भी जो भी आपके पास रफ जो है रजिस्टर है, कॉपी है या क्लिप बोर्ड है, आप जरूर मेंशन करें कॉमन इवेंट्स, उनकी कैलेंडर मंथ्स के साथ, क्या इंग्लिश कैलेंडर मंथ के साथ कौन कौन से वो इवेंट्स फाल कर रहे थे, और इस्लामिक इवेंट्स, ईद, शबरात, कुंडे, रमजान, मुहर्रम, ठीक है, किस कैलेंडर मंथ्स के साथ वो आ रहे थे, ठीक है। अच्छा, तो और ये जो स्टाफ वाच है ना, ये आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आसान कर देगी। शुरू में तो हम स्टार्ट करते हैं, हम टाइम को इम्पोर्टेंस नहीं देते क्योंकि हमारा जो मेन जो होता है प्रायोरिटी वो ये होती है कि हम प्रॉपर केस को असेस करना सीखें, चाहे आप शुरू में 30 मिनट भी लें। बट वंस यू आर एक्सपर्ट, आपको पता चल गया ये एक टॉपिक है एनीमिया मेरा का, वॉइस नहीं ये एक टॉपिक है एनीमिया का और इसकी ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, तो फिर आपने दूसरे स्टेप पे टाइम फैक्टर भी लगाना है कि भाई ये तो मैक्सिमम स्टेशन का टाइम है 12 मिनट, चाहे वो परफॉर्मेंस वाला स्टेशन है चाहे वो है क्लिनिकल स्टेशन। 12 मिनट्स में 2 मिनट तो आपके लग जाएंगे उसी स्टेशन को पढ़ने में, अंडरस्टैंड बंद करने में और अपनी स्ट्रेटजी प्लान करने में। तो परफॉर्मेंस के लिए तो सिर्फ 10 मिनट्स हैं आपके पास। तो 10 मिनट्स में अगर आपको कहा जाए कि ये पेशेंट आया है प्रोटीन यूरिया के साथ, या प्रोटीन यूरिया तो खैर इन्वेस्टिगेशन है, या ये पेशेंट आया है एसओबी के साथ, फटीगनेस के साथ, तो फिर आपने ये लॉस ऑफ एपेटाइट के साथ, तो हाउ यू विल ना इससे हिस्ट्री लेनी है, और तो उसमें तो बहुत सारी चीजें आपको एक्सक्लूड करनी है और मरीज तो आपको घुमा घुमा के कहीं और ले जाएगा। तो आपने अपनी बाउंड्री वॉल्स भी सेट करनी है, टाइम को भी है मद्देनजर, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस के साथ ही अचीव होंगी, एक दिन में आप में से कोई भी ये काम नहीं करने वाला। ठीक है, अगर आप डे 1 पे आज स्टार्ट कर रहे हो ना, तो अगर मैं भी स्टार्ट करूंगी, आज मेरा डे 1 है, तो बिलीव मी मैंने हिस्ट्री उतने ही एबनॉर्मल वे में लेनी है जैसे आप लोग हैं, ठीक है। मैंने भी 30-40 मिनट में ही लेनी है जैसे कोई भी बिगिनर लेता है, लेकिन विद प्रैक्टिस, बिलीव मी, विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल, आप एक फोकस्ड और एक स्टैंडर्ड हिस्ट्री जो है 8 मिनट में ले सको। 10 मिनट तो फिर भी मार्जिन हो गया ना, लेकिन ये 8 मिनट, 30-40 मिनट से 8 मिनट आने का जो सफर है ये थोड़ा मुश्किल है। इसमें आपकी जो है ना हार्ड वर्क है, एफर्ट है, प्रैक्टिस है, ठीक है। नॉट बी स्केयर्ड ऑफ फेलियर, ठीक है, लर्न फ्रॉम इट एंड ट्राई अगेन, जब तक आप उसको अच्छे तरीके से कर नहीं लेते हैं। इसको तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आपको कोई स्टडी पार्टनर नहीं है, आप अपने आप को रिकॉर्ड कर लें मोबाइल फोन के थ्रू, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं
कि जिससे आपकी, अगर आप शुरू में ही अंडरस्टैंड कर लें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप शुरू में अंडरस्टैंड नहीं करते, आपको लगता है कि 30 मिनट में आप हिस्ट्री ले रहे हो, तो अब नॉर्मल सी बात है, तो आप पास ही नहीं हो सकते। तो डू नॉट लूज होप, सभी के साथ ही ऐसा ही है, ठीक है। लोग, आप अगर एबीसी ग्रुप में फॉलो करेंगे, या तो एबीसी ग्रुप में तो बहुत मोटिवेशनल स्टोरीज है ना, लोगों ने जीरो से स्टार्ट किया और आज नाउ दे आर कंसल्टेंट, तो वो भी आप जैसे ही थे। बट प्रैक्टिस के साथ बिलीव नहीं, 8 मिनट में आप ये टास्क अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो आज से आपने ये स्टॉप वॉच लेनी है, खुद को टाइम आउट करना है, खुद को रिकॉर्ड करना है, और मिस्टेक करने से नहीं घबराना। एग्जाम से पहले जितनी मिस्टेक्स करते हो वो आपके अपने फायदे में है, जितनी मैम मिस्टेक्स एग्जाम में से पहले स्टॉप वॉच लेके जा सकते हैं हाँ एग्जाम्स में? बिल्कुल, आज आज पहनने पे किसने आपको मना किया है? वैसे जरूरत नहीं होती, लॉन्ग केसेस में तो काफी जरूरत थी, लेकिन अभी तो आप अपने आप को ड्रिल कर रहे हो ना। एग्जाम से पहले तो खुद को ड्रिल करना है ना कि मैंने ये हिस्ट्री कितने मिनट में लेनी है। तो आपने स्टॉप वॉच से बता दिया कि आपको पता हो कि स्टॉप वॉच में फायदा ये होता है, लिखा हुआ आता है कि ये 6वां मिनट गुजर रहा है, ये 7वां मिनट गुजर रहा है। आपको ना आपके माइंड को प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती। तो मैं स्टॉप वॉच को लाइक करती हूँ, बट रेस्ट वॉच भी ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, बट ये बहुत क्विक मेथड है, ठीक है। मैम ये डेट्स मिल सकती हैं किसी तरह, ये जो कैलेंडर की डेट्स हैं ये इस्लामिक? नहीं, अभी तक ये असाइनमेंट किसी बच्चे ने नहीं पूरी की, पिछले सालों की है वो, तो फिर अब पता नहीं है, इस साल हम खुद करनी पड़ेगी एफर्ट। और कोई मसला नहीं है, गूगल से निकाल लो ईद कब बनती है और बकरा ईद कब बनती है, ठीक है। दूसरा काम जो है ना इम्पोर्टेंट, वो ये है कि आप अपनी जो है अपने नोट्स को, स्टडी मटेरियल को ना ऑर्गेनाइज करना सीखें। होता ये है कि लेट्स सपोज अगर एनीमिया की बात करूं तो आपको याद आएगा कि फलानी बुक पे एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, फलानी बुक पे जो है, मैं अपनी बताती हूँ। एनीमिया जो है टिश्यू लेवल पे देखना हो या स्टोर लेवल पे देखना हो, ये कहीं नहीं मिला मुझे सिवाय अक्षर चौहान के, मैंने वहां से पढ़ा था। अच्छा, फिर एनीमिया की जो वैल्यूज हैं प्रेगनेंसी में ट्राइमेस्टर वाइज, और डायग्नोसिस है फेरेटिन के साथ, वो ड्यूहर्स्ट में अच्छा था, वो मैंने कहीं और उससे ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ा, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस के उसमें कुछ लेटेस्ट चीजें भी हैं। फिर एनीमिया की एक प्रोग्रेस आई थी, प्रोग्रेस 16 के नाम से, उसमें उन्होंने पेरिफेरल फिल्म पे इतनी अच्छी बातें की थी, और डायग्नोसिस मुझे बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो गया था, ठीक है, वो मैंने वहां से पढ़ लिया। फिर मुझे अपनी ट्रेनिंग लाइफ में अपनी जो वार्ड की लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी से मुझे जो टाइपिंग ऑफ एनीमिया थी, ब्लड बोन मैरो सॉरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे जो बातें थी कुछ, वो बड़ी अच्छी मिली। वो बुक आई थिंक 100 स्टेशंस थे, कुछ ऐसे नाम था, और वो थे भी प्रोफेसर साहब की, वो मैं उठा भी नहीं सकती थी, तो मैंने वहां से उसके स्क्रीनशॉट्स ले लिए। तो अगर मैं एनीमिया रिवाइज करूं तो आपको पता है मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, वो किताब खोलनी पड़ेगी, फिर मुझे ड्यूहर्स्ट ढूंढनी पड़ेगी, फिर मुझे कुछ टेबल्स स्पेसिफिकली ट्रेड नेम के साथ लिखा होगा किसमें एलिमेंटल आयरन ज्यादा होता है, वो डीबीएम में है, वहां से खोलना पड़ेगा, और फिर मुझे ड्यूहर्स्ट खोलनी पड़ेगी। तो मेरा तो टाइम बर्बाद ही हो गया ना, मैं तो कभी भी अच्छा से रिवाइज नहीं कर सकती, इसी चक्कर में ही रहूंगी कि कुछ कहाँ से पढ़ा है, कुछ कहाँ से पढ़ा है। बट वट आई हैव डन, मैंने वो सारी चीजें जो मुझे अच्छी लगी, मैंने एक ही फाइल में कंपाइल कर ली। अब जब भी अनीमिया आप लोगों को पढ़ाती हूँ तो मेरे पास वो रेडी टू यूज चीजें हैं, तो आपने भी ऐसे करना है। डायबिटीज बहुत सारी जगहों से आपको अच्छी बातें, कहीं से डाइट चार्ट अच्छा मिलेगा, कहीं से इंसुलिन स्टार्ट कर मेथड सही मिलेंगे, कितनी तुम लोगों ने वर्कशॉप अटेंड की हुई है, कितनी अच्छी अच्छी बातें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फेटल कॉम्प्लिकेशन के, मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस के, स्लाइडिंग स्केल के डिफरेंट मेथड्स, कहाँ कहाँ ने देखे, बट तुम क्या उनको कंपाइल कर सकते हो? जो चीज पढ़ ली है अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो रिवाइज भी नहीं है, और रिवाइज नहीं है तो यू कांट रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो अब अपनी फाइल बनाना सीखें, ठीक है। चाहे आप अपनी ट्रेनिंग के किसी भी स्टेज पे हो, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की है, दरमियान में हो, खत्म कर चुके हो, थ्योरी दे रहे हो, थ्योरी कर चुके हो, वाइवा दे रहे हो या वाइवा फेल कर चुके हो, ये इतना अच्छा काम है, ये कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है। कभी भी हिस्ट्री लेनी है ना, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कभी भी आपने मिस करने, कि आपने मरीज से ग्रीटिंग करनी है, हेलो हाय करना है, अस्सलाम वालेकुम कहना है, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन पहले कराएंगे, फिर किसी और का लेंगे ना।
अगर आपको इंफॉर्मेशन पहले ही प्रोवाइड की गई है तो उनको ग्रांटेड ना लें, हमेशा कहें मे आई कंफर्म योर नेम एंड एज, ठीक है, और जरूर कहें ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी, आल्दो वो आपको लिखा हुआ दिया जाए कि राबिया की उम्र 26 है और शी इज एट 32 वीक्स एंड पैरा 3 पैरा 2 प्रीवियस टू स्कार, तो आप कहें अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिदायत, मैं आपकी डॉक्टर हूँ और आपको मुझे रेफर किया गया है मेरे पास, क्या मैं आपका नाम, आपकी एज ये कंफर्म कर सकती हूँ? तो वो बता देगी, या फिर आप खुद ही बता देंगे आप आपका नाम क्या सही, मैं आई एम जो है रिपीटिंग दिस नेम एंड एज, ये इंफॉर्मेशन ठीक है या नहीं। और यहाँ तक कि आपको हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर तक काउंटर चेक करना चाहिए, ये भी अच्छी हैबिट है, ये पेशेंट सेफ्टी उसमें आती है, आप गलत बंदे की हिस्ट्री लेके बैठे हो और होता भी है, देखते नहीं है लोगों की अपेंडिक्स निकलनी होती है, किडनी निकल जाती है। तीसरा चौथा जो है इम्पोर्टेंट बात, आपने ग्रीट किया, आपने अपना इंट्रोडक्शन कराया, मरीज की इंफॉर्मेशन नहीं है तो पूछ ले, देख गई है तो टाइम वेस्ट ना करें, जस्ट उसने कहें कि मुझे सिर्फ कंफर्म कर दें करके, फिर उससे कहें इनवाइट करें क्वेश्चंस, ये नहीं करना चले आपका नाम क्या, अपनी जो आपकी लिस्ट होती है वो शुरू हो जाएंगे, नेवर डू दिस, इनवाइट पेशेंट फॉर क्वेश्चंस। और अगर मरीज नहीं बोलती उसको फ्रिक्वेंटली इंसिस्ट करें, आपका कोई क्वेश्चन कुछ उसकी तरफ देखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है ऑब्वियसली, क्योंकि पता मरीज के पास कुछ ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उसने पूछने और आपने उनका जवाब देना है, अगर आप उसको बोलने का मौका ही नहीं देंगे तो आप उन क्वेश्चन पे जा ही नहीं सकोगे और आप अपनी कहानी लेके बैठे रहोगे, ठीक है, ऐसा ना करें, तो पेशेंट को इनवाइट करें और सिर्फ शुरू में नहीं बल्कि ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग या ड्यूरिंग काउंसलिंग फ्रिक्वेंटली उसको इनवाइट करें फॉर क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस आपके ओपन एंडेड होने चाहिए। एक पेशेंट मैथ ब्राह्मण के साथ आ जाए तो ये नहीं कि आप मुझे बताएं कि मैथ कब है, कहाँ है, कैसा है, नहीं है, प्रेशर सिम्टम है नहीं है, मेलिग्नेंसी के फीचर्स हैं या नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं होती, और वो सारे शुरू होते हैं। लेट हर टू स्पीक। जी आप मुझे अपने कंप्लेंट के बारे में बताएं, मुझे बताया गया है कि आपको मैथ ब्राह्मण है या पेट में गोला है, आप इसके बारे में बताएं, शी विल टेल यू, ये तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगी ना जी, वो खुद बताएगी कि मुझे दर्द 6 साल से है, 6 महीने से है, या छोटा था या बड़ा हो गया, पहले दर्द नहीं था अब दर्द हो गया, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन करने ही है तो विद ऑप्शंस क्या करें, बाद में बताऊंगी कैसे। लीडिंग क्वेश्चंस को बेस्ट अवॉइड करें, जिनके लॉन्ग केसेस के रिफ्लेक्सेस बने हुए हैं उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये, बट जो पहले ही तैयारी ही शॉर्ट केसेस के अंदाज से करें तो उनके लिए वो ज़्यादा इजी आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, मरीज के क्वेश्चंस जो है ना उन पे परेशान नहीं होना, आपने बातचीत शुरू की है ना तो बात से बात निकलती रहती है, अगर आप बार बार मरीज को बोलने का मौका देंगे आपका टास्क अचीव हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि मरीज को अपने बार बार इन्वाइट करना है क्वेश्चन के लिए, और आपको ये पता है कि आपकी बाउंड्री वॉल क्या है, और हमारी बाउंड्री वॉल क्या है मैं आपको बताती हूँ, बी इन द मोमेंट, जो बातचीत चल रही है उसी में ही रहे, ठीक है, और मरीज को सुन लें। ठीक है, मरीज को सुन लें। जो रोल प्लेयर है ना अब आपके एग्जाम में, वो मरीज नहीं है जो आपको रूटीन में ओपीडी में मिलता है जिसे कुछ नहीं पता होता, ठीक है। दे विल नॉट हाइड इन्फॉर्मेशन, इफ दे आर गिविंग यू समथिंग उसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि वो कोई ना कोई हिंट होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करें जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बात से मैंने कहा बात निकलती है, बी इन द मोमेंट, जो बात चल रही है उसी से, मतलब मरीज आपको ना वो जो रोल प्लेयर है वो आपको गाइड कर रहा होगा। अभी आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में हमने एक एंडोमेट्रियोसिस का और एक ट्विन प्रेगनेंसी का डेमोस्ट्रेशन किया है, ठीक है। तो उसमें एक पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस के साथ आई है और उसकी लेप्रोस्कोपी हो चुकी है एंड बताया गया है कि स्टेज 3 की है, और अभी वो बच्चे भी नहीं चाहती है, उसको सिर्फ डिस्मेनोरिया डिस्प्रोनिया है एंड शी इज यूजिंग बैरियर मेथड। तो अब आपने उसके अपने कुछ एजेंडा हैं, उसके क्वेश्चंस हैं, उसको ये टास्क दिया गया है कि उसने इंसिस्ट करना है कि मेरी सर्जरी कर दें, ठीक है। हालांकि अभी जब प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं तो एंडोमेट्रियोसिस की मैनेजमेंट तो फिर मेडिकल होती है पेन के लिए, तो आपका टास्क ये है कि आपने उसको वेरियस मेडिकल ऑप्शंस बतानी है, उसका फायदा भी बताना है, एट द सेम टाइम आपने ये नहीं कहना कि सर्जरी हो ही नहीं सकती, आपने सर्जरी की जो है उसको
डिसएडवांटेजेस बतानी है, ठीक है, और फिर उसी को बाल उसी कोर्ट में फेंके, शी विल डिसाइड। इफ शी डिसाइड ओके मेडिकल, फिर तब छोड़ना नहीं है, मेडिकल की कॉन्ट्राइंडिकेशन निकालनी है, डीबीटीज, ब्रेस्ट कैंसर, अनएक्सप्लेन्ड वैजाइनल ब्लीडिंग, साइड इफेक्ट्स, वेट गेन, एवरीथिंग। फिर उसको टाइम देना है कि वो विल डिसाइड कर ले, उसको लीफलेट दे दें, सपोर्ट ग्रुप दे दें, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये थोड़े से टिप्स हैं। ऑब्वियसली ये तो सिर्फ अभी बात ही है, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम इसको कर नहीं पाएंगे। जो भी आपको टास्क दिया जाए आपने उसको केयरफुली पढ़ना है। अभी कुछ दिनों पहले हम जो ग्रुप 1 के स्टूडेंट्स हैं उनको अंदाजा होगा, टास्क होता था कि सिर्फ हिस्ट्री लेनी है, और जो कैंडिडेट है वो उससे डिस्कस कर रहा होता था इन्वेस्टिगेशंस, मैनेजमेंट ऑप्शंस। भाई आपने सिर्फ हिस्ट्री ही लेनी थी, ठीक है। तो वो जो आपने बातें की इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट की और रीजन एडवांसेस की, वो तो टाइम जाया हो गया ना, हाल तो अच्छी की है, ठीक है। अपना इंडक्शन कराना है। अच्छा, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मरीज को इनवाइट किया कि व्हाट शी नोज अबाउट हरसेल्फ, वो पूछे। अब आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, ठीक है। अब आप एंडोमेट्रियोसिस में कहीं जीएनआरएच लगाएंगे, उसको नहीं पता व्हाट इज जीएनआरएच, एक्सप्लेन करें व्हाट इज जीएनआरएच, उसको एंडोमेट्रियोसिस भी नहीं पता, आपको नहीं, उसको नहीं पता, आप कॉपी पेंसिल लेके भी उसको बता सकते हैं कि क्या होता है एंडोमेट्रियोसिस। जैसे कि एक ये प्रैक्टिस सेशन हो भी चुका है आईबीसी ग्रुप में, देख लिया होगा आपने, ठीक है। अटेंटिव रहें। अगर मरीज कह रही है कि कोई मेरे साथ मिसहैप हुआ है, तो ये नहीं कि चलो आप चले गए, आप उस पर सॉरी बोले, आई एम सो सॉरी टू नो अबाउट दिस, ठीक है, तो बड़ा दुख हुआ है, एम्पैथी शो करें उसके साथ नेगोशिएट करें, डिफरेंट मैनेजमेंट प्लान बनाने के, ठीक है। चलें, कुछ और भी टिप्स हैं, ये हम इन्वॉल्व करेंगे, ये मैनेजमेंट के लिए है, हिस्ट्री के लिए नहीं है ये, ठीक है। एक पेशेंट आ गई है जिसको बताया गया कि भाई उसको एक मैस अब्डामन था आ रहा है, मैं स्कोरिंग हुई है उसकी 270 स्कोर आया हुआ है, अल्ट्रासाउंड भी लेके आई है, ठीक है, और उसको किसी ने ये नहीं बताया कि नेक्स्ट क्या करना है और ये अल्ट्रासाउंड में क्या लिखा हुआ है, टास्क सिर्फ यही है। तो फिर आपने कैसे स्टार्ट करना है कि मैं आपकी डॉक्टर हूँ, ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाई यू वांटेड टू सी मी, ठीक है, मैं आपका नाम कंफर्म कर सकती हूँ। अगर आप बता रहे हो उसको एक मेलिग्नेंसी का या रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी का, तो एम्पैथी शो कर रहे हैं कि इफ आई वर इन योर शूज, मैं इसमें ऐसा ही करती, परेशान हो रही है वो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दिस, कि आप ये सुनना नहीं चाहेंगी। मैं भी आई विश के ये मैं आपको अच्छी खबर सुना सकूं, ठीक है। आपके जो कंसर्न, अगर आपने उससे कंसर्न्स पूछे हैं और वो वरीड है, तो आप उसको एम्पैथी शो करें ना कि ये कंसर्न्स जो हैं वो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको साथ में ये श्योर भी करती हूँ कि हम क्या करेंगे, क्या इस प्रॉब्लम की मैनेजमेंट भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट है, ये सर्वाइवल रेट है, ठीक है, होप भी दिला दें। अगर कुछ नहीं भी आता तो बस ठीक है, ये मेरे लिए मुश्किल है, मैं अपने कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करके आपको बता दूंगी, ठीक है। कुछ टिप्स हैं जो कि हम फिट करेंगे इन वेरियस सिचुएशंस, ये हर एक में नहीं लगा सकते। अब जब आप अपना केस डिफेंड कर रहे हो, अपनी इन्वेस्टिगेशन या डीडीज, तो आपने एग्जामिनर के साथ कॉन्फिडेंट रहना है, ऐसे नहीं डरे सहमे बैठना, आई टू आई कनेक्शन मेंटेन करना है, पोस्टर अपना जो है वो इमरान खान वाला रखना है, ठीक है। और ये कुछ आपके लिए और बातें हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है, टेल योर सेल्फ दैट इट इज योर राइट टू पास। ये बातें मैंने लिखी थी, मैं खाते पीते में बात कर रही हूँ, ये बातें मैंने लिखी थी, मैं प्रोफेसर अक्षय चौहान की क्लास ले रही थी, मुझे बड़ी मोटिवेटेड हुई, मैं शायद आप लोग भी हो, ठीक है। And he said, believe in yourself, tell yourself that it is your right to pass, know the diagnosis at the start, ask the patient the reason for admission and she will reply with the diagnosis. Knowledge 60% रोल है, अब इस नॉलेज को अप्लाई भी तो करें, ठीक है। अपना वाइबा सिंपल रखें, अपना नॉलेज वॉलंटियर मत करें, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी जो कि होपफुली आपके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं कि हम मरीज से हिस्ट्री कैसे ले ली, ठीक है। आपका स्टाइल, आपका अंदाज भी काउंट करता है, बॉडी लैंग्वेज भी काउंट करता है।
सॉरी मेरी आवाज नहीं आ रही थी। तो मैं ये कह रही थी कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर डॉक्टर ही ऑर्गेनाइज नहीं है तो फिर क्या उसने एक ऑर्गेनाइज्ड केस लेना, ठीक है। तो हाउ आपको ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये प्रॉपर स्केच है कि मरीज आया, आपने उसका बायोडाटा लिया, उसकी कोई ना कोई कंसर्न्स थे, चीफ कंप्लेंट थी, स्टेप 1 पे चीफ कंप्लेंट पूछी, और उस चीफ कंप्लेंट से जो डायग्नोसिस बनते हैं वो एक्सक्लूड किए। लेट्स सपोज फाइब्राइड या निकल आया, आयरन डेफिशिएंसी में निकल आया, तो इसी को क्यों हुआ, रिस्पेक्टर्स निकालने, ठीक है। और फिर उससे डिस्कस कर लें मैनेजमेंट प्लान। तो आपने ये तीनों स्टेप्स आप ही नहीं समंदर क्रॉस करना है, पेशेंट ने नहीं। सिर्फ ये नहीं करना कि बायोडाटा पे बैठे रहें 3-4 मिनट यहाँ लगा दें, स्टेप 1 पे प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पे बैठे रहें मरीज, तो आपको इधर उधर लेता जाएगा। आपने ही तो रिस्पेक्टर्स निकालने हैं, आपने ही तो प्लानिंग डिस्कस करनी है, फिर ये कौन करेगा। हिस्ट्री बेस्ड जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो मरीज को बतानी तो है, ठीक है। और आप ही हैं जिसने एग्जामिनेशन भी करना है या बताना है स्पेसिफिक, और आप ही हैं जिसने इन्वेस्टिगेशन भी मांगनी है। तो आपने यहाँ तक जाना है और इंक्लूडिंग दिस के ट्रीटमेंट तक। तो अगर आप यही बायोडाटा में टाइम बर्बाद करेंगे, स्टेप 1 पे ही बैठे रहोगे, तो इनके तो नंबर कट जाएंगे ना। तो आपने बहुत अच्छा स्टेप 1 या डीडीज एक्सक्लूड नहीं करनी, ठीक है। आपने सारा काम करना है तो उसको मॉडरेट वे में ही करना है। पेशेंट की डिटेल्स यूजुअली शॉर्ट केसेस में प्रोवाइड की जाती हैं, और जो नहीं प्रोवाइड की जाती वो आपका टास्क होता है कि आप इस चीज को सोचें। मतलब LMP नहीं दी गई तो आपने ही निकलवानी है, ये आपकी चेक लिस्ट है। नेम दिया होगा, HD हुई है, रेजिडेंट आपने दिया होगा, ओप्स का पेशेंट है, APH का, अब आपको पता ही नहीं कहाँ से आई है, हाउ यू विल मैनेज। अगर विद इन 5-6 मिनट्स डिस्टेंस से आई है तो OPD मैनेजमेंट हो सकती है, अदरवाइज तो नो वे, एडमिट करेंगे आपको। पेशेंट इंपॉर्टेंट है, शादी कब से हुई है, इनफर्टिलिटी का केस है, लेट्स सपोज, पैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर नहीं दी तो पूछें। लास्ट बर्न की क्या एज है, ठीक है। LMP कब थी, कितने दिन, यहाँ एडमिट है या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर एडमिट नहीं है तो फिर ठीक है, अगर एडमिट है तो फिर कितने दिन हो गए हैं, किस तरह से आई थी, ER से या OPD से। तो ये आपकी चेक लिस्ट है। जो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है वो आपने कंफर्म कर दें कि मैं कंफर्म करना चाहती हूँ, ठीक है। नेम, आपका नेम ये है, एज ये है, रेजिडेंट नहीं बताया पूछ लें, एजुकेशन नहीं बताई पूछ लें, ऑक्यूपेशन नहीं बताया पूछ लें, मैरिड कार्ड बताया, ओके। कंसेग्नस मैरिज यूजुअली नहीं बताते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओब्स के केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूछ लें, अगर पॉजिटिव निकल आई फॉरन पूछ लें, कोई फैमिली हिस्ट्री नॉर्मल है, पैरिटी यूजुअली दे दी है, नहीं दी पूछ लें। LMP यूजुअली मैंने देखा LMP नहीं बताते और आप पे बाउंड होते हो। एक पेशेंट आ गई है आपसे डिस्कस करने के, भाई मेरी तो सिस्टोसिल लैक्टोसिल है, डायग्नोसिस बता दिया, और आपका टास्क किया कि मैनेजमेंट पेशेंट से डिस्कस करें। आपने इंफॉर्मेशन की चेकलिस्ट देखी, उसमें LMP नहीं है। अगर आप इसकी सर्जरी करने चाह रहे हो, LMP आपने नहीं देखी, एट अ टाइम ऑफ सर्जरी आपको पता चलता है प्रेग्नेंट है, तो आप तो मैस में चले गए ना। तो ये आपका बायोडाटा का कंपोनेंट है, जो मैंने आपको शुरू में बताया ना स्केच, ये वाला स्केच। अभी हम यहाँ हैं तो हमने बायोडाटा के कंपोनेंट्स तो पूरे करने हैं ना, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन जरूरी है वही पूछें, विद एग्जांपल विद केसेस, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। हर पेशेंट का ब्लड ग्रुप नहीं पूछना होता, टाइमिंग में जरूरत नहीं है, शुरू में पूछने की जरूरत नहीं है, आप सेफ्टी फीचर्स में बाद में पूछ सकते हैं। ओब्स के पेशेंट में अगर आप शुरू में पूछ लेंगे तो आपका हाइड्रोप्स का मसला हल हो सकता है, और स्पेसिफिकली अगर वो HGA है, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, तो बहुत चीजें हम स्मार्टली जो है ना हैंडल करेंगे, बहुत चीजें। तो फिर हम आ जाते हैं अपनी हिस्ट्री कैसे लेने, बायोडाटा हो चुका है तो हिस्ट्री। अब हमारा तो ये है ना कि हमने पेशेंट की हिस्ट्री पूछ के डायग्नोसिस बना लें हिस्ट्री बेस्ड, लेकिन ये चीजें ऐसे तो नहीं होगी, इसमें आपकी कम्युनिकेशन है मरीज के साथ कितनी अच्छी है, वो तभी आपको इन्फॉर्म करेगा ना, ठीक है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देगा, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मैस एब्डोमेन,
मैस एब्डोमेन के साथ आई है या एनीमिया के साथ आई है, एनीमिया की किसी कंप्लेंट के साथ आई है, तो आपने सबसे पहले आपका रोल लेना चाहिए कि पेशेंट की जो चीफ कंप्लेंट है जिस वजह से वो आई है, आपने ओपन ही उसकी नॉइस बहुत। सॉरी नॉइज थी काफी, बच्चे बेचारे क्या करें। ओके चलो स्टेप 1 पे थे हम, तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से स्टार्ट करें। यार प्रेजेंटिंग कंप्लेंट कोई है भी नहीं, वो अपने अल्ट्रासाउंड लेके आई है, वो पूछ रही है भाई मुझे बताओ क्या है क्या है, वहीं से शुरू कर लो यार, क्या हो गया। ठीक है, फिर आप अपनी कहानी बाद में पूरी कर लो, आपको तो पता है ना आपकी बाउंड्री वॉल क्या है। स्टेप 3 पहले पूछ दिया तो स्टेप 3 कर लो, फिर 1 2 पे थोड़ा क्विकली आ जाओ आप। लेकिन ये काम प्रैक्टिस के साथ होगा, ठीक है। पहले तो आपने स्टैंडर्ड वे में अपने केसेस पूरे करने हैं, जब आप स्टैंडर्ड वे में करोगे तभी आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। देखिए अगर कोई टेलर है तो वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन नहीं बनाती, शुरू में तो सिंपल सलवार कमीज सिलेगी ना, खराब भी करेगी, लेकिन विद प्रैक्टिस वो डिजाइन मॉडिफिकेशन भी कर लेगी। तो आप अपना लेवल समझे, डिप्रेस ना हो। अभी शुरू किया है तो एकदम से तुम लोग स्टैंडर्ड नहीं होंगे, इट विल टेक टाइम, ठीक है, बट लेट मी टू अश्योर यू कि यू विल डू इट, ठीक है। तो स्टेप 1 से स्टार्ट करें। अब मोस्ट कॉमन एग्जांपल में फिर मैं ऐसे एग्जाम्पल पे आ गई, भैया पेट में गोला महसूस हो रहा है भाई मुझे 6 महीने से या 6 साल से, और कुछ बताना चाहेंगी, अब तो दर्द भी हो रहा है, और कुछ बताना चाहेंगी, कमर में भी दर्द हो रहा है, और कुछ बताना चाहेंगी, भूख भी खत्म हो गई है, वजन भी कम हो गया, और कुछ बताना चाहेंगी, मेरी खाला को कैंसर है, जान छूट गई ना। मरीज से अगर आप उसी से कहें, इनवाइट करें क्वेश्चन, एक या 30 सेकंड 1 मिनट के लिए उसी को ही बोलने दें, तो आपकी जिंदगी काफी हद तक आसान हो सकती है। और इसके दौरान आई टू आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखें, ठीक है, और फिर अपनी ग्राम पता शुरू कर लें। अगर उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो आप पूछ लें। बेसिकली आपका तो मकसद स्टेप 1 में यही होता है ना, स्टेप 1 का मकसद ये होता है कि आप चीफ कंप्लेंट को एड्रेस करके एक नैरो डाउन कर लें काजेस, और स्टेप 2 में वो जो नैरो डाउन काजेस की हैं वो इसमें क्यों हुई है, रिस्पेक्टर्स निकालना, और फिर आप उसकी ऑब्स की हिस्ट्री पूछ लें, गायनी की हिस्ट्री पूछ लें, मेडिकल सर्जिकल पर्सनल सोशल ड्रग की हिस्ट्री पूछ लें, इन्हीं में आपके सेफ्टी फीचर्स निकल आते हैं, ठीक है। और ओब्स की हिस्ट्री पूछ रहे हैं तो प्रीवियस पूछ लें और करंट पूछ लें, और करंट को ट्राइमेस्टर वाइज पूछ लें, अगर वो रेलिवेंट है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स योर केस वो पहले पूछ लें, क्योंकि टाइम 8 मिनट में यही हो सकता है कि रेलिवेंट ही पूछे जा सकते हैं। फिर स्टेप 3 पे आ जाए। स्टेप 3 से मुराद ये है कि आप पेशेंट ने इस मकसद के लिए क्या, मसले के लिए क्या ट्रीटमेंट ली है, कोई फर्क भी पड़ा या नहीं, या पेशेंट की विशेष थी, आप नेगोशिएट करेंगे डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस कंसर्न, फिर उसको बता दें। अगर आपको आता है जवाब तो ठीक है, नहीं आता तो बता दें तो राइट नो आई कांट से एनीथिंग, आई विल डिस्कस विद माय कंसल्टेंट, आप फॉलो अप पे आ जाए, ठीक है। थैंक यू, नाइस इंफॉर्मेशन, यू वांट टू ऐड एनीथिंग एल्स, ये नंबर पूरे। तो कमिंग टुवर्ड्स मैथ्स, अब एक मैथ्स के साथ आइए, आपको तो नहीं पता ना ये मैथ्स क्या है, कहाँ से उगा है, तो या तो इसकी आपने नेचर भी बतानी है, बेनाइन है या मेलिग्नेंट। अगर आपको पता चल गया कि मेलिग्नेंट है तो फिर साइट भी बतानी है, ओवरी का है, ट्यूब का है, या यूट्रस का है, या नॉन गायनेकोलॉजिकल है, जीआईटी का तो नहीं है, ठीक है। और अगर आपको पता चल गया ये मेलिग्नेंट ओवरी का है तो फिर ओवरी में मजीद साइट स्पेसिफिक कर लें। सेक्स कार्ड का होगा तो सेक्स कार्ड के हार्मोन्स के साथ आएगा, मतलब एंड्रोजन सिक्रेटिंग है तो हिर्सुटिज्म, वेट गेन, ब्रेस्ट एट्रोफी, ईस्ट्रोजन वाले भी ट्यूमर्स हैं तो उसके साथ पोस्टमेनोपॉजल या
जो है नॉर्मल पेनिट्रेटिंग रिप्रोडक्टिव ईयर में, तो आप पकड़ लेंगे। तो अगर आप इसी स्टेप 1 को इसी अंदाज में फॉलो करें, इसका ऑनसेट, ड्यूरेशन, सेवेरिटी, काजेस, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, और आपको पता चल गया कि बाय द टाइम यू आर एंडिंग स्टेप 1 की एक बिनाइन मैलिग्नेंट ओवेरियन एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर है, तो फिर इसी में क्यों हुआ? अगर ये यंग एज में है तो फिर ये हो सकता है, स्टेप 2 की बात करें तो फिर ये क्या हो सकता है? हेरिडिटरी हो सकता है, ठीक है, फैमिली से कुछ नहीं, या इनफर्टिलिटी के साथ आ सकता है, या अर्ली मेनार्की, अगर मेनोपाजल एज में है तो लेट मेनोपाज, जितनी ओवुलेशन उतनी डैमेज ज़्यादा, या कुछ नहीं भी है तो सप्रोटिक होते हैं जान छुट्टी। फिर आपने बाकी सारी हिस्ट्री पूरी करनी है। गायनी की हिस्ट्री में और क्या बच गया पीछे? गायनी में आपने पैप्समेयर का पूछना है, सेफ्टी पिक्चर में भी आता है, कॉन्ट्रासेप्शन अगर रिप्रोडक्टिव ईयर है, और फैमिली हिस्ट्री में प्रेगनेंसी, ऑब्स की हिस्ट्री में क्या आ जाएगा, कि कितने बच्चे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन हुई या नहीं हुई, सर्जरीज हुई है तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मे बी अब भी ऑब्वियसली सीडिंग प्लॉटिंग करेंगे। ओके, फिर मेडिकल पूछना, पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पूछ रहे हैं, फिर फैमिली हिस्ट्री के साथ भी पूछना है, आपको या आपके खानदान में किसी को कुछ लंबे अरसे के लिए कोई दवाई लेनी है या कुछ ब्लड प्रेशर का मसला, आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई, सेफ्टी फीचर्स में भी आ गया, आपको कोई ड्रग से एलर्जी तो नहीं है, ये भी सेफ्टी फीचर्स में आ गया। पर्सनल हिस्ट्री में क्या आ गया, ब्लड ग्रुप क्या है भाई आपका, आप स्मोकर तो नहीं है, मैं ये इन्फॉर्मेशन मैं हर एक से लेती हूँ, आप होपफुली आप इसको माइंड नहीं करेंगे, अल्कोहल तो नहीं इस्तेमाल करती, पर्सनल में डिप्रेशन, डोमेस्टिक वायलेंस भी आ गया, ठीक है। तो ये आपके सेफ्टी फीचर्स ही पूरे हो गए, बाकी पूरी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई। अब पता चल गया कि पेशेंट को मैलिग्नेंट ओवेरियन मास है। स्टेप 3 में आप ट्रीटमेंट डिस्कस करें, क्या होती है अगर आपको लगता है कि एक बड़ा सारा मैस है और वो भी एडवांस स्टेज का, तो कुछ ट्रीटमेंट ऐसी होती हैं जिसमें दवाइयाँ पहले देते हैं, सर्जरी बाद में करते हैं, नहीं कुछ में ऐसा होता है कि जिसमें मेजरमेंट देते हैं, मात्र सर्जरी करके करते हैं, लेकिन ये वो सिचुएशन है जिसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, RMI निकला हुआ, तब आप डायग्नोसिस ब्रेक करते हैं। विदाउट इन्वेस्टिगेशन को कह दो कैंसर होता है, फिर ये भी गुमराह, तो फिर आप उसे डिस्कस करते हैं कि आपकी क्या वर्कअप हो चुका है, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कंसर्न्स क्या हैं, ठीक है। और अगर वो फॉलो अप केस है रिकरेंट ओवेरियन कैंसर का तो बहुत ईजी हो गया, ठीक है, फिर आपको स्पोर्ट ग्रुप लीफलेट से ही बताया जाता है। तो ये मैंने अक्सर देखा बच्चे कंबाइन कर देते हैं, हिस्ट्री वाला जो स्टेशन है ना उसको काउंसलिंग के साथ कंबाइन कर देते हैं, ये समझ करिए। टास्क अगर हिस्ट्री ही है तो आपने हिस्ट्री ले लिया, आपने साबित कर दिया बेनाइन ओवेरियन एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर आ गया, ठीक है, बेनाइन ओवेरियन मैलिग्नेंट ओवेरियन एपिथेलियल कैंसर आ गया, तो यही टास्क था, आपने पूरा कर दिया। अब जो दूसरा टास्क है वो ये होगा कि मरीज को पता है या नहीं पता, आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन करा दी है, आपको सब कुछ पता है, अब मरीज को ये ब्रेक द बैड न्यूज करना है, दिस इज अनदर टास्क। इसमें और बातें होंगी जो मैंने अभी की, जॉइंट वाली, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस और ये सब चीजें। हाँ, आपके कोई क्यूरी क्वेश्चन अभी? मैम मुझे एक वो शेयर करना है, वर्कशॉप का एक वो एंडोमेट्रियोसिस का एक केस आया था, तो उसमें उन्होंने फर्स्ट नंबर जैसे बायोडाटा देते हैं तो उन्होंने बायोडाटा दिया, उस बायोडाटा में उन्होंने ये पहले एग्जामिनेशन तक दिया हुआ था कि फिक्स पेल्विस है और यूट्रस जो है वो भी फिक्स है और एडनेक्सा जो है वो फुलनेस है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया था उन्होंने डायरेक्ट ये दिया हुआ था कि डायग्नोज द केस, डायग्नोसिस बताओ। और फिर सेकंड क्वेश्चन था उन्होंने लिखा हुआ था हाउ विल यू मैनेज दिस केस। अच्छा, जब एग्जामिनर से हमने शुरू किया तो उन्होंने कहा भाई मुझसे पूरी हिस्ट्री लो। अच्छा, हिस्ट्री ले ली उनसे, मतलब यानी कि अब जब इंसान पहला क्वेश्चन पढ़ता है कि व्हाट इज योर डायग्नोसिस, तो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो वो साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये एंडोमेट्रियोसिस का है। पूछना मैं ये चाह रही हूँ कि वो हम हिस्ट्री के बाद उसको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, अगर हम सिनेरियो पढ़ भी रहे हैं तो या हम सिनेरियो पढ़ के ही डायरेक्ट बता देंगे भाई ये एंडोमेट्रियोसिस का केस है, क्योंकि उसमें यार डायग्नोज एंडोमेट्रियोसिस की डीडीज में PID आता है, CPP आता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आता है, ये तो आपने डिफरेंशिएट करना है ना, हिस्ट्री तो लेनी है। मतलब उसके मतलब मैं पूछना ये चाह रही थी कि हम कंफ्यूज ना हो ना, मतलब कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ हाउ व्हाट इज योर डायग्नोसिस, मतलब उन्होंने प्रोविजनल पूछा हुआ था, उन्होंने डिटेल्स नहीं पूछी, जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है। आप डेडी एक्सक्लूड करके कहें ये एंडोमेट्रियोसिस इसलिए है कि भाई PID नहीं है ना CPP है ना IBD है,
दिस इज क्योंकि उसका एंडोमेट्रियोसिस। पूरा सिनेरियो में उसका तक फिक्स पेल्विस भी दिया हुआ था उन्होंने, ये सब बातें भी दी। देखिए एक तो फिर अब वो वो मैंने उनसे, स्टेशन होगा, अच्छा या अब तो वो स्टेशन मुझे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं बता रही। आपको अंडरस्टैंड। अच्छा मैम इन्वेस्टिगेशन भी नहीं बता रही फिर ना, और फिर कह रही कि जब तुमने मैनेज करना है तो फिर तुम 1 भी करो, 2 भी करो, 3 भी करो, 4 भी करो। एग्जामिनेशन में तो वो 3 4 कर रहा है। फाइजा बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये एग्जामिनर जो हमारे एग्जामिनर है, दे आर आल्सो कंफ्यूज। जब तक ये एक दफा एग्जाम हो नहीं जाता ना, ये कुछ एम्बिग्युइटीज चलती रहेंगी। अभी कराची में वर्कशॉप्स हुई हैं, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। तो ये मसला ठीक है है। ठीक है। हर बंदे को मेरा पर्सनल पता ख्याल क्या है, हर बंदे को वर्कशॉप कंडक्ट नहीं करानी चाहिए जब तक आप इन डेप्थ उसमें इन्वॉल्व नहीं हो। आई अंडरस्टैंड इनके यूनिट्स हैं, इतने पेशेंट वर्कलोड है, लेकिन एक स्टैंडर्ड वे है पढ़ाना, टास्क को डिजाइन करना, उसमें कमी तो है। आप सीपीएससी के क्वेश्चंस भी पढ़ते हैं, मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ, हाउ दे आर डिजाइनिंग क्वेश्चन, स्टैंडर्ड नहीं लगते। अब ये तो नहीं है कि हम बस सिस्टम को कंप्लेन करते रहें, हमने इसी सिस्टम में सर्वाइव भी करना है, हैक है उसको, उसी को जो है टैकल भी करना है। तो जहाँ एम्बिग्यूटी हो ना, तो आप एग्जामिनर से पूछ लें कि मैंने, मुझे सिर्फ आई एम सपोज्ड जस्ट टू टेल डायग्नोसिस, या आई एम सपोज्ड टू डिफरेंशिएट कॉमन काजेज एज है। आप कर लिया करें। कुछ पिछले दिनों में हम डायबिटीज कर रहे थे, डायबिटीज में इतना रोला था। WHO का अपना OGDT है, SOGP का अपना है, नाइस का अपना है। अब आपको कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जस्टिफाई करें, आपको पता ही नहीं आपने कौन सी मांगनी है, किस पे उसको डायग्नोज करनी है। तो आप फिर एग्जामिनर से बात कर सकते हैं, मैडम देयर आर लॉट ऑफ क्लासिफिकेशन टू डायग्नोज या टू स्टेज दिस डिजीज। तो अकॉर्डिंग टू SOGP ये, WHO ये, और डायबिटीज जो है नाइस में डायबिटीज ये है, तो फिर आप तीनों बता देंगे और फिर एग्जामिनर से पूछ लें मुझे कौन सी बतानी है, क्लियर कर लें, बजाय इसके कि आप अपने 8 मिनट बर्बाद करें, 1 मिनट बर्बाद करें और अपना टास्क मजीद क्लियर कर लें अगर आपको क्लियरली नहीं बताएंगे। ठीक है, डायग्नोसिस अगर पूछा है तो मुझे नहीं लगता उसमें हिस्ट्री इतने डिटेल में पूछनी चाहिए। मैं आपकी जगह होती तो मैं बस इमीडिएट डिफरेंशियल्स ही पूछती और मैं कहती हूँ। और जब स्टेम पूरा आता है, जैसे कि एक स्टेशन पे 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो अंडरस्टूड है कि हर टास्क पे 2 मिनट ही रहेंगे। और एक स्टेशन पे लिखा ही हुआ है कि डायग्नोसिस है और कुछ भी नहीं है 10 मिनट, तो फिर क्या करना है? फिर तो आपने हिस्ट्री भी पूछनी है, स्पेसिफिक एग्जामिनेशन फाइंडिंग भी पूछनी है, इन्वेस्टिगेशन भी पूछनी है, देन यू विल एक्सप्लेन द डायग्नोसिस। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? स्टेप 1 को मजीद एलैबोरेट कर रही हूँ। कोई भी चीफ कंप्लेंट हो तो उसका ऑनसेट, ड्यूरेशन, सेवेरिटी, डिफरेंशियल्स आपने पूछने हैं, ठीक है। और फिर आपने नैरो डाउन करना है अपनी डीडी से। स्टेप 2 में आ जाए फिर। सेकंड स्टेप ये आपने जो आपकी नैरो डाउन डीडी होती है, जैसे कि हमने अभी मैथ्स की बात की, हमें इतनी रेलेवेंट बातें करके हमें अंदाजा हो गया फौरन ये मैथ एब्डामन ओवरी का और ये मैनेजमेंट है। उसके लुक ही अलग हो गए ना, सडन ऑनसेट, रैपिड अग्रेसिव बिहेवियर और साथ में सेकेंडरीज, ठीक है। तो हम पहचान लेंगे क्लिनिकली तो वो मैलिग्नेंट ओवेरियन ही लग रहा है, बट इसी में क्यों हुआ, उसके रिसेप्टर्स भी तो पूछने हैं ना, जो कि भी हमने डिस्कस किए। और इसके अलावा स्टेप 2 में आपने असेसमेंट करनी है हिस्ट्री के हर कंपोनेंट के थ्रू। जैसे अगर ओब्स की हिस्ट्री लें तो अगर पैरा 2 है तो एनवीडीज थी या सेक्शन थे, इफ दे आर सेक्शन, आगे मुंतजिर है स्टेबिंग लेबोरेटरी, तो फिर कोई प्रॉब्लम एनेस्थीसिया में, वुंड में, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर गायनी के केसेस में, पैप्स में, ये सेफ्टी में भी आ गया। अगर पोस्ट मेनोपॉजल है तो कॉन्ट्रासेप्शन छोड़ दें। However, अगर OCPs जैसे कॉन्ट्रासेप्शन दी है तो समटाइम दे आर प्रोटेक्टिव फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर, तो फिर भी बैकडेट पे जाके पूछना पड़ेगा, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री पूछने उसकी, उसकी फैमिली की, सर्जिकल हिस्ट्री इसकी पूछने की, सेफ्टी फीचर्स हैं सारे, पर्सनल, सोशल एंड ड्रग हिस्ट्री, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अगर ये ओब्स का केस होता तो फिर हमने ओब्स की हिस्ट्री में
प्रीवियस ओप्स की और करंट ओप्स की भी पूछनी है। करंट ओप्स की, प्रीवियस ओप्स की तो पता चल गई, वो 2 बच्चे हैं, दोनों सेक्शन हुए हैं। मैं मैसिव डायमंड की बात नहीं कर रही, अब मैं आ गई एनीमिया प्रेगनेंसी पे, स्टेप 2 समझाने के लिए। पेशेंट एनीमिया के, पेशेंट फटीगनेस के साथ आई थी, एसओपी के साथ आई थी, आपने कौन सी ड्यूरेशन पकड़ी उसकी, नेहा के मुताबिक क्लासीफाई किया उसको, और जो रेस्पिरेटरी और जो काजीज हैं एनीमिया और कार्डिक, वो डिफरेंशिएट किया, आपको पता चल गया ये रीजन ना कार्डिक है ना रेस्पिरेटरी है, मोर लाइकली ये जो है एनीमिया, तो आपको पता चल गया एसओबी ड्यू टू एनीमिया। तो अब एनीमिया तो बस बहुत सारे होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी है, या आप इसको कहें नॉर्मोसिटिक है, माइक्रोसिटिक है, मैक्रोसिटिक है। तो मजीद क्वेश्चन पूछें टाइपिंग ऑफ एनीमिया के लिए। अब आइडिया के लिए मजीद आपने डाइट के बारे में पूछ लिया, APH तो नहीं हुआ, PPH तो नहीं हुआ, ब्रेस्ट फीडिंग कराई है तो टॉनिक्स खाए या नहीं खाए, बर्थ इंटरवल क्या था, टॉनिक्स लिए प्रेगनेंसी में नहीं लिए, और अगर उसकी क्लोज डेडी में थैलेसीमिया भी आ गया ना, हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक में। अच्छा, फिर आपके पास ना वो मैक्रोसिटिक आ गया, फोलिक एसिड का पूछ लें, थैलेसीमिया ऑब्वियसली फोलिक एसिड भी कराते हैं, वो आ गया। तो स्टेप 1 में बाय एनी मीन आपने निकाल लिया SOB, बहुत पिन पॉइंट निकाल लिया कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से है, बिकॉज आपने एक्सक्लूड किया था। बट इसी को क्यों हुआ, इसके पानी उबाल के नहीं पीती, नंगे पाँव चलती है, या इसने सप्लीमेंट्स नहीं लिए, ठीक है, या प्रायर टू कंसेप्शन ऑप्टिमाइज नहीं थी, तब भी एनीमिक थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होती, या कोई एंटीपोलियो ड्रग्स खा ली, ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर में हर पेशेंट की असेसमेंट होती है, वैसे जो जैसे खांसी भी हो रही है ना, वैसे छींक भी आ गई और हॉस्पिटल आ गया, तब भी पूछ लें कि डायबिटीज या हाइपरटेंशन थायराइड तो नहीं है। थर्ड ट्राइमेस्टर में बेटम लेबर का हम पूछते हैं। लेकिन अगर टाइम कम है ना, इफ यू हैव लेस टाइम, तो सिर्फ एनीमिया के ही पूछ लें। आप फिर पूछ लें इस पूरी प्रेगनेंसी में कोई खास प्रॉब्लम हुई है नहीं हुई, यू कैन स्किप इट। वो ऑब्वियसली विद प्रैक्टिस आपको समझ आ जाएगी। शुरू में हम स्किप नहीं करेंगे, शुरू में हम आइडियली करेंगे, फिर हम अकॉर्डिंग टू सिनेरियो स्किप भी करेंगे बहुत सारी चीजें। तो सेकंड स्टेप हो गया पूरा। थर्ड स्टेप था वर्कअप के लिए। सेकंड सेमेस्टर में पंडल हाइड्रो मूवमेंट्स का पूछते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें आपने वर्कअप पूछना है, पेशेंट की विशेस कंसर्न्स पूछने हैं, ठीक है, एंड दैट्स ऑल। अब इन सब चीजों को हमने समराइज कर लिया है। बायोडाटा पे जो इन्फॉर्मेशन दी रिपीट नहीं करनी, जो जरूरी थी वो पूछ ली। स्टेप 1 में चीफ कंप्लेंट से स्टार्ट किया और पूछे कौन से क्वेश्चंस, ऑनसेट, ड्यूरेशन, सेवेरिटी, फिर उसके क्लोज DD रूल आउट किए, जो नैरो डाउन DDs हुए उनके रिस्पेक्टर्स पूछे, फिर मरीज की सेफ्टी फीचर्स के लिए प्रॉपर हिस्ट्री कंपोनेंट्स को स्क्रीन किया कि प्रीवियस ओप्स की हिस्ट्री क्या थी, ठीक है, करंट ओब्स की हिस्ट्री ट्राइमेस्टर वाइज पूछ ली, गायनिक हिस्ट्री पूछ ली, मेडिकल सर्जिकल ड्रग एलर्जीज, ठीक है, ब्लड ग्रुप, डोमेस्टिक वायलेंस, डिप्रेशन, ये पूछ लिया। ओके, और फिर हम थर्ड में वर्कअप और पेशेंट की विशेस, ये सब चीजें। और ये सारा एफर्ट इसलिए कर रही हो कि आपने हिस्ट्री लेनी है, और अगर आपकी हिस्ट्री इस काबिल नहीं है कि आप डायग्नोसिस बना सकें, तो फिर अपनी हिस्ट्री को दोबारा लें। हिस्ट्री, आइडियल हिस्ट्री वही होनी चाहिए, कम अज कम हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस निकले, रिस्पेक्टर्स निकले, ठीक है, अदरवाइज वो पे कोई हिस्ट्री नहीं है। लेट्स सपोज अगर हम कहें एक पेशेंट आई एब्नॉर्मल टाइम ब्लीडिंग के साथ, तो एब्नॉर्मल टाइम ब्लीडिंग तो हम डिफाइन, कुछ रूल्स होते हैं हमारे पास, ड्यूरेशन कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, और वॉल्यूम क्या है, हैवी है, लो है, और या साथ में कोई एसोसिएशन इंटरमिसिव ब्लीडिंग, पोस्ट ब्लीडिंग, पेन, डिस्चार्ज तो नहीं। तो इस तरह करके आप एब्नॉर्मल टाइम ब्लीडिंग को, इस चीज कंप्लेंट को एड्रेस कर लें। और फिर एब्नॉर्मल टाइम ब्लीडिंग की जो काजेज हैं ABCDEF, वो सारी आपने एक्सक्लूड कर ली, निमोनिक है इसका। आपको पता चल गया कि एब्नॉर्मल टाइम ब्लीडिंग एंडोक्राइन वजह से, एंडोक्राइन इसकी रीजन है, बिकॉज एंडोक्राइन पॉजिटिव आ गया, बाकी कुछ पॉजिटिव नहीं आया।
तो इसी को क्यों एंडोक्राइन हुआ? एक छोटी उम्र में अगर थायराइड खराब हो रहा है तो फिर बाकी चीजें भी खराब हो सकती हैं। ऑटोइम्यून स्पेक्ट्रम पूछ लें। और स्टेप 3 में वर्कअप पे बातचीत कर सकते हैं। ड्रिल स्टेशन है, ठीक है, कि आपने हिस्ट्री ली है तो हाउ इट विल लुक फाइनली। इतनी एफर्ट करके आपका जो माइंड मैप है वो ऐसा बनेगा कि मेरी पेशेंट 1 ईयर बैक सही थी, साइकिल खराब हो गए, पहले तो 7/30 थे, ठीक है, एवरेज फ्लो था, अब 1 साल से ज्यादा हैवी हो गई, ठीक है, लेकिन कोई इंटरमेसल ब्लीडिंग, पोस्टल ब्लीडिंग नहीं है, और हैवी भी और फ्रीक्वेंट भी है, सोक कर रही है इतने सारे पैड्स, आपने ब्लीडिंग की क्वांटिफिकेशन भी कर दी, ठीक है। और इसका अभी मैंने कहा था ना, ब्लीडिंग को डिफाइन करने के लिए सर्टेन मार्कर्स होते हैं, ठीक है। आप ऐसे कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, जरूर पूछें कि हाउ मच, वॉल्यूम क्या है ब्लीडिंग का, ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, और ये रेगुलर है या नहीं है, और इसके साथ एसोसिएशन जरूर पूछनी है। एसोसिएशन मीन लाइक साथ में डिस्चार्ज तो नहीं है, साथ में पेन तो नहीं है, डिस्चार्ज है तो फीवर भी आएगा, ठीक है, अच्छा, या फिर इंटरमेस्लर ब्लीडिंग तो नहीं है, पोस्टकटल ब्लीडिंग तो नहीं है। अब अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को इस अंदाज में डिफाइन करते हो, आप आराम से निकाल लोगे कि ये एब्नॉर्मल टाइम ब्लीडिंग क्यों हुई है। यही वजह है ना, अगर एक पेशेंट को फाइब्राइड हुआ है तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया, ड्यूरेशन ज्यादा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, फ्रीक्वेंसी विल बी फिक्स, फ्रीक्वेंसी खराब नहीं होगी, रेगुलर होगा आइडियली, बट इट कुड बी रेगुलर अगर सबमिकोसल है, डिस्चार्ज हो भी सकता है बट इन्फेक्टिव नहीं होगा, ठीक है, पेन हो भी सकता है अगर कॉम्प्लिकेटेड फाइब्राइड है, अदरवाइज नहीं होता। पाउच ऑफ डगलस में है तो डिस्टोनिया भी हो सकता है अगर पोस्टीरियर वाल है, इंटरमेस्लर ब्लीडिंग हो सकती है अगर सबमिकोसल है, अदरवाइज नहीं होती। पोस्टकटल ब्लीडिंग तो नहीं होती, वो फाइब्राइड करेगा जो फाइब्राइडल पोलिप है, ठीक है, सर्विक्स से प्रोट्रूड कर रहा है। तो आपकी हिस्ट्री इतनी जानदार होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन इतने जानदार होने चाहिए कि आप डेडी नैरो डाउन कर सकें। चलिए, इस क्वेश्चन को तो रीजन मिल गई, थायराइड थी, और क्लियर हिस्ट्री मिली है इसको, 1 साल से इसकी कंप्लाइंस खराब हुई है, ठीक है, उसको किस अंदाज में, अब किसी नेक पे प्रेशर, अब नेक पे स्वेलिंग है तो फिर ऑब्वियसली मैलिग्नेंसी है, किसी भी लंप या मैस कहीं भी आ जाए, ये आप पे वाजिब है, आप बताएंगे ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, या इसके प्रेशर सिम्टम्स हैं, ठीक है। स्टेप 2 में वही डिस्पेक्टिव असेसमेंट कर रही हो, 3 में पेशेंट की विशेस एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, ये पेशेंट, हाँ, ये आई थी, नोन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म थी, 10 ईयर्स से, और एब्नॉर्मल एंड ब्लीडिंग 1 ईयर से, ये आपको स्टेम मिली है, लेकिन अब आपने जो एक फोकस हिस्ट्री लेनी है, उसको आपने टास्क को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3। 1 पे काज निकाल ली, 2 पे जो काज निकली है उसके रिस्पेक्टर्स निकाल लिए, और 3 पे पेशेंट से उसकी मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस, विशेस, वर्कअप डिस्कस कर लिया। अगर आपकी बाउंड्री वॉल इस तरह सेट है तो आप बाय एनी मीन स्टेप 3 पे पहुंच जाओगे, वरना मरीज ने आपको, मतलब फिर तो आप उलझ जाओगे ना, आपको अपने घर का रास्ता भी याद रखना है, वापस भी आना है। मैस एब्डोमेन है 6 साल से, एब्डोमिनल ब्लीडिंग, ठीक है, तो स्टेप 1 पे वही ड्यूरेशन, सेवेरिटी, काजीज, नेचर ऑफ मैस, साइट ऑफ मैस, प्रेशर, कुछ नहीं पूछने, ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, कांट स्किप देम। अगर पेशेंट कहती है कि मुझे 6 साल से है, ग्रेजुअल ऑनसेट है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग है, लेकिन प्रेशर सिम्टम्स नहीं है, अगर हैं भी तो कौन से हैं, यूरिनरी कंप्लेंट, कॉन्स्टिपेशन है, वैक्यूल है, स्वेलिंग है, हेमराइड्स है, इंडाइजेशन है, एसओ भी है, ठीक है, ये पूछे उससे, या इसके एसोसिएशन तो नहीं है ब्लीडिंग के साथ, पेन के साथ, डिस्चार्ज के साथ। स्टेप 2 पे आ जाए, फिर रिस्पेक्टर्स निकालना, अगर फाइब्राइड का है तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ फाइब्राइड्स, इनफर्टिलिटी के साथ आएगा, फिर लो पेरिटी के साथ आएगा। स्टेप 3 में वर्कअप एंड विशेस, अब फाइब्राइड निकाल लिया यूबी के साथ, तो आपने डिग आउट करना है ना, शी वांट टू कंसीव और नॉट, या शी वांट टू रिटेन हर यूट्रस और नॉट, क्या कुछ हो चुका है उसके साथ, ठीक है। तो बेसिकली स्टेप 1 का मकसद ये है कि कंप्लेंट से डेडी की तरफ जाना, और स्टेप 2 में जो डायग्नोसिस बना है उससे रिस्क की तरफ जाना, ठीक है। तो फिर अगेन वही बात कि स्टेप 1 पे अगर एसओबी के साथ आई है तो एसओबी तो सिर्फ एनीमिया में नहीं होता ना, और बहुत सारी चीजों में होता है, वो एक्सक्लूड करें, सेवेरिटी निकालें कि रेस्ट पे है, हल्के फुल्के काम पे है, सवेयर काम पे है, ठीक है,
ये आपके मेजरमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा। एनीमिया में एसओबी अगर नेहा 3 में है तो फिर ब्लड ही लगाएंगे, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर है। ओके, स्टेप 2 पे अगर एनीमिया निकल आया तो इसको क्यों एनीमिया हुआ, टाइपिंग क्या एनीमिया की, और फिर क्या कैसे डिस्कस करें। आपको सवेयर लगता है, नेहा 3 पे लगती है, आप डिस्कस करें उससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ये एक और एडवांस लेवल की बात है, इस पे आपको बड़ी उन्होंने टू द पॉइंट बता दिया कि आलिया 21 ईयर ओल्ड 34 वीक्स पे क्रॉनिक हाइपरटेंशन एसओबी के साथ आ गया, ये उसकी लैब्स है जिसमें नॉर्मोस्टिक है, नॉर्मोस्टिक नॉर्मोक्रोमिक नहीं है। आपने फोकस हिस्ट्री लेनी है। आप फोकस हिस्ट्री से मेरा पता है क्या हाइपरटेंशन में क्या होता है, हेल्प होगा, प्रीक्लेम्पिया होगा, इन दोनों में हेमोलाइसिस होते हैं और हेमोलाइसिस में नॉर्मोस्टिक होता है। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने बाकी नहीं पूछनी, बाकी भी पूछनी है, लेकिन एम्फसाइज जो मेन पॉइंट है, ये वाली हिस्ट्री मिस नहीं कर सकते अलॉन्ग विद दिस के बाकी चीजें आपने क्विकली एक्सक्लूड की, क्योंकि प्रेग्नेंट पेशेंट है तो मोस्ट कॉमन तो आईडी ही है, आयरन डेफिशिएंसी ही है, उसकी तो रिफ्लेक्टर्स पूछने ही पूछने, बट आपने हेल्प और सवेयर प्रीक्लेम्पिया के फीचर्स भी एम्फसाइज होके पूछने हैं। ठीक है, अब नोरीन अगर 33 ईयर ओल्ड 35 वीक्स पे सडन एसओबी और बोन पेन और ब्रूज टीके के साथ आ गई, वो सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, बीपी भी ओके, सीबीसी दी है, सारी सेल लाइंस कम है, पैंसठ ओपिनियन का केस है, फिर इसी को क्यों हुआ, फोकस हिस्ट्री में फिर पूछें, टॉक्सिन्स, रेडिएशन, कोई मेडिसिन, कोई इन्फेक्शन, फिर ये फोकस बन गई। जब आपको वो हिस्ट्री के साथ इन्वेस्टिगेशन दे देते हैं, तब आपने हिस्ट्री जो है बहुत नैरो डाउन करनी होती है, फिर इस तरह नहीं लेते जैसे हमने अभी जनरलाइज्ड की। ठीक है, अच्छा इन्वेस्टिगेशन पे आप इन्वेस्टिगेशन बेसिक होती हैं और स्पेसिफिक होती हैं। बेसिक वो है जो हर एक की पूछनी, और स्पेसिफिक वो है जो आपका मेन थीम है ना डायग्नोसिस है उसके मुताबिक, उसमें फीटल होंगी, मैटरनल होंगी और कुछ स्पेसिफिक होंगी, जैसे प्रीवियस 2 एनेस्थीसिया देना उससे रिलेवेंट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पेशेंट एनीमिया के साथ आई थी, प्रीटर्म लेबर भी साथ में है, तो कुछ रिस्क फैक्टर्स के साथ हो सकती है। तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन, हर पेशेंट का ब्लड ग्रुप आर एच फैक्टर है, सीबीसी है। अब बेसिक इन्वेस्टिगेशन की जस्टिफिकेशन ये नहीं कि ये बेसिक है, हर एक की करानी है, गायनी ओब्स में कुछ स्पेसिफिक इनकी जस्टिफिकेशंस है। नेगेटिव ब्लड ग्रुप की इंपॉर्टेंस है गायनी ओब्स में, नेगेटिव ब्लड ग्रुप की ट्रांसफ्यूजन में भी इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी में ब्लड नहीं मिलेगा, ब्लड बैंक को पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, सीबीसी की वैसे तो इंपॉर्टेंस है ही, एचबीटीएलसी सब चीजें, बट प्रेगनेंसी में जेस्टेशन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी होता है, अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है इसमें भी इंपॉर्टेंस रोल है, सर्जरी डिलीवरी में भी इंपॉर्टेंस है इसकी। आरबीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने देखना है आपका पेशेंट लो रिस्क है तो ठीक है, आरबीएस ठीक है, बट हाई रिस्क है तो फिर ओबी रेटिंग। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट को, आपके ओब्स का पेशेंट है, अभी आपके पास प्रीवियस जीडीएम में अब आ गया 12 वीक्स पे, तो अब भी ओजीडीटी कराना है, बट अगर अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी मेजर रिस्क फैक्टर है और जीडीएम नहीं है उसमें, तो फिर अभी 12 वीक्स पे आप ओजीडीटी करवाएंगे, फिर भी आरबीएस से। अगर वो खराब आया तो फिर ओजीडीटी, ये आपकी गाइडेंस है, आपको याद आ रहा होगा। अच्छा, फिटर इन्वेस्टिगेशन भी, अगर बच्चे को कुछ भी नहीं, आपने पीए किया, फंडल हाइट भी ठीक है, माँ को मूवमेंट्स भी कम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, तो लो रिस्क हो गया ना। तो फिटल इन्वेस्टिगेशन 2 ही होती है, हम रूटीन फिटल बायोमेट्री हर बच्चे की नहीं कराते, अनटिल अनलेस इंडिकेटेड। हर बच्चे की सिर्फ डेटिंग स्कैन और एनॉमली स्कैन ही होती है। जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है वो डिपेंड करता है डेटिंग स्कैन पे, ट्विन आ गया तो मोनोक्रोनिक है तो फिर 16 से लेके 26 तक 2 वीकली स्कैन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये स्पेसिफिक बन गया। एनॉमली स्कैन पे सॉफ्ट टिश्यू मार्कर्स आ गए तो फिर मे बी इन्वेसिव कराने पड़ेंगे कुछ टेस्ट, या मे बी रेफर करना पड़ेगा, तो लो लाइन प्लेसेंटा आ गया, मे बी एडिशनल स्कैन्स करवाने पड़ेंगे। एनॉमलीज आ गई कुछ, अकॉर्डिंग टू दैट एनॉमली देखेंगे, टॉर्च का स्पेक्ट्रम है या कोई सिंड्रोमिक स्पेक्ट्रम है, फिर और इन्वेस्टिगेशन आ गई कैरियोटाइप और चीजें। माँ की पहले मैटरनल मांगते हैं टॉर्च में, फिर बच्चे की मांगते हैं। मैंने एक केस सुना, मैं बच्चे की करवा रहे थे टॉर्च, भाई माँ की पहले टॉर्च होती है, माँ के ब्लड में देखेंगे ना आईबीडी पहले। अच्छा, अगर हाई रिस्क है तो फिर आईयूजीआर है, तो फिर ग्रोथ स्कैन है, तो फिर डॉपलर कब कराना, और कौन सा डॉपलर कब कराना, ये तो पूरी 2-3 घंटे की क्लास है जो मतलब हम कहेंगे, वरना तो इतनी छोटी सी बात है, डॉपलर और आईयूजीआर और ग्रोथ स्कैन के बाद भी नहीं हो सकती। बायोफिजिकल कंट्रोवर्शियल है, ये हम आईयूजीआर में कर चुके हैं। ठीक है, और हम करेंगे भी ऑब्वियसली विद अवर नेक्स्ट बैच।
क्या सिचुएशन है यूट्राइन आर्टरी डॉपलर की, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर की, डक्टस वेनोसिस की, उनको देखना कैसे, इंटरप्रेट करना है, नेक्स्ट करना होता है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, व्हाट इज आरआई, पीआई, एसपी रेशियो, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आप एक केस लेने में प्रैक्टिस करें। दिल तो था प्रैक्टिस कराऊं बट अभी नहीं करा पाऊंगी। अच्छा चले इन्वेस्टिगेशन पे, अगर एनीमिया की हमने बात की, बेसिक तो हमने कर ही लिया, तो स्पेसिफिक एनीमिया की प्रोफाइल में ब्लड ग्रुप है, सीबीसी है, इंडिसिस है, पेरिफेरल पेन है, रेटिक्स है, फेरेटिन है, और जनाब इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ईसीजी है अगर सवेयर एनीमिया है, साइनस का टैकीकार्डिया देखने के लिए। लेकिन इसको मजीद रिफाइन करते हैं, अगर पेशेंट में कोई रिस्पेक्टेड नहीं है थैलेसीमिया तो इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं दिखानी है, अंडर अनलेस फेरेटिन ज्यादा आता है या नॉर्मल आता है, या रेटिक्स जो है वो नॉर्मल आ रही है, या पेरिफेरल में कुछ टारगेट सेल्स आ रही है, तो ये चीजें भी मजीद एक्सप्लेन होंगी, बट ओवरऑल एनीमिया प्रोफाइल यही है। मेटल मॉनिटरिंग हिस्ट्री बेस्ड डिफाइन करेंगे, एग्जामिनेशन बेस्ड डिफाइन करेंगे, ठीक है, कौन से अर्लियर मार्कर होते हैं जो अच्छे होते हैं। अभी चल रहा था कि अर्लीस्ट मार्कर तो रेटिक्स आता है 7 डेज पे, ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट just take a minute. तो वही वर एट मैटरनल मॉनिटरिंग, तो आपने पेशेंट को ट्रीट किया तो उसके सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएंगे, सिम्टम इंप्रूव होने में एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स लगते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैम 2-3 चीजें पूछनी है क्योंकि मुझे अभी निकलना है। एक तो ये आपकी ये रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी ना इसकी? बिल्कुल मिल जाएगी। और मैम ये क्लास आप कौन कौन से डेज लोगे और टाइमिंग क्या होगी? फ्राइडे को और मंडे को 2 to 4 PM। 2 to 4, ओके, थैंक यू मैम। ओके, तो एनीमिया पे थे हम, तो मैंने बोला कि आपने हिस्ट्री पे जब पेशेंट आएगी तो मॉनिटरिंग हिस्ट्री पे भी करनी है कि सिम्टम सही हो रहे हैं नहीं हो रहे, अगर नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली फिर एनीमिया है ही नहीं है, आपकी टाइपिंग खराब है। एग्जामिनेशन पे भी पेलर कम होगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन पे अर्ली मार्कर पूछते हैं वो रेटिक्स है, और अगर आपने थेराप्यूटिक आयरन दी है तो अर्लीस्ट टाइम आप एचपी रिपीट 2 वीक्स होता है, बट अगर प्रोफाइलैक्टिक दी है तो फिर 8 वीक्स के बाद, ठीक है। बाकी विटल मॉनिटरिंग डिपेंड करता है, ठीक है। आईओजीआर नहीं हुआ तो फिर आईओजीआर की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है, अगर हो गया तो फिर होगी। however if it is severe IDA or thalassemia, अब उसका ग्रोथ स्कैन तो बनता ही है। और मेंटल इन्वेस्टिगेशन पे अगेन एनीमिया की बेसिक हैं, वाई, अच्छा एनीमिया पे वो दे आर वेरी पर्टिकुलरली वो पूछते हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज क्या होता है हेमाटोलॉजी पे प्रेगनेंसी का, और फिर आइडिया के साथ क्या होता है, थैलेसीमिया के साथ क्या होता है, ठीक है। इनके डिफरेंट फार्मूलेज, हेमाटोक्रिट का फार्मूला, इनकी स्टेजेस, टाइफल से इनसे क्या देखना है। ओके, अच्छा, स्पेशल सिचुएशंस टूल हर एक में नहीं कराते बट स्टैंडर्ड कंपोनेंट तो है प्रोफाइल का, इफ इट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और इसकी रीजन फिर ऑब्वियसली यही है कि आप ऑकल्ट ब्लीडिंग भी देखते हैं, सिर्फ ओवरसिस नहीं देखते, जीआईटी में कहीं लॉस भी हो रहा है वो भी नजर आता है। फिर फेरेटिन की अपनी कहानी है, लेवल्स हैं, हेप्सिडिन का रोल है if आपका प्रोविजनल एनीमिया क्रोनिक डिजीज है, ठीक है। ओके, फीटल इन्वेस्टिगेशन बेसिक है और स्पेसिफिक है, करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अच्छा, अभी हमने बात की आज के सेशन में कि हिस्ट्री कैसे लेनी है, टिप्स क्या हैं, काउंसलिंग के टिप्स क्या हैं, इन्वेस्टिगेशंस किस तरह की होती हैं, पेशेंट की ना कंप्लेंट्स भी होती हैं। आप ये देखें कि गायनी के में टोटल कंप्लेंट्स क्या हैं, हर मरीज ब्लीडिंग के साथ आ रहा है या मैस के साथ आ रहा है, इनफर्टिलिटी के साथ आ रहा है, या समथिंग कमिंग थ्रू वजाइना। तो आप इस तरह से मत पढ़ें अपने गायनी केसेस को कि आप डायग्नोसिस के साथ पढ़ें, आप तो फोकस्ड हो जाओगे। अगर आप प्रोलैप्स पढ़ते हो तब तो आपके मुताबिक तो फिर हर मैस जो वजाइना से आ रहा है वो प्रोलैप्स है, वो नहीं भी हो सकता, वो पॉलिप भी हो सकता है, वो गार्टनर सिस्ट भी हो सकते हैं। तो आज से आपने जो अपनी गायनी पढ़नी है वो कंप्लेंट से पढ़नी है, आपने कंप्लेंट को स्टडी करके डिफरेंशियल्स बनाने। अगर आप ऐसे करते हो तो आप एक अच्छे क्लिनिशियन हो,
अदरवाइज आप एक फोकस्ड बायस्ड करो। अब ओप के केस में 10 केसेस हैं मेजर, एंड आई अंडरस्टैंड डायबिटीज, एनीमिया, हाइपरटेंशन, आईयूजीआर, ब्ला ब्ला, लेकिन आप तो बड़े फोकस्ड हो। मरीज ये तो नहीं कहेगा मुझे आईयूजी आ रहा है, मुझे आईयूजी देख दो। वो कैसे आएगा? वो एपीएच के साथ आएगा, वो प्रीवियस स्टिल बर्थ के साथ आएगा, करंट के साथ आएगा, मूवमेंट्स कम होने के साथ आएगा, वो एनॉमली स्कैन पे इकोजेनिक बाउल की रिपोर्ट लेके आएगा, वो ट्राइनाटे डॉपलर साथ लेके आएगा, वो स्मोकर होगा, वो कोकेन यूजर होगा, लॉट ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपने रिस्क फैक्टर से, प्रेजेंटेशन से डायग्नोसिस बनाना है। अगर आपको कोई ये कहता है कि 10 केसेस गायनी ओप्स के कर लें आप पास, ये गलत बात है। आपका ये 10 प्रेजेंटेशन गायनी ओप्स की, आप इन प्रेजेंटेशन के टुवर्ड्स डायग्नोसिस बनाना सीख लें, मैनेज करना सीख लें, फिर आप पास हो, ये अच्छी बात है। अब अगर एक पेशेंट एसओबी के साथ आता है तो एसओबी यस कुड बी ड्यू टू एनीमिया, बट ये फिजियोलॉजिकल भी तो हो सकता है, एनीमिया की वजह से भी हो सकता है, अस्थमा की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, कार्डियक डिजीज की वजह से हो सकता है, निमोनिया की वजह से हो सकता है। अगर आप एनीमिया और एसओबी को आपस में ही एसोसिएट करोगे तो फिर तो आप नहीं बना पाओगे डिफरेंशियल्स, और ना ही जस्टिफाई कर पाओगे, और ना ही वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पेशेंट से पूछ पाओगे, और ना ही पास हो पाओगे। तो वी विल लर्न कि 10 बेसिक प्रेजेंटेशंस किए हैं और उनकी डीडीज किए हैं, एंड हाउ वी विल आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। चेस्ट पेन आ गया, हार्ट चेस्ट पेन तो नहीं होता, कार्ड एमआई, मस्कुलोस्केलेटल भी हो सकता है, गर्ड भी हो सकती है प्रेगनेंसी में, निमोनिया भी हो सकता है। हर एब्डोमिनल पेन जो होता है वो अब्रप्शन नहीं होती, वो प्रेटम लेबर भी हो सकती है, एक्टोपिक भी हो सकती है, वो ट्रू लेबर भी हो सकती है, वो कोई प्रेगनेंसी में ओवेरियन सिस्ट प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, फाइब्रॉइड कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको पेशेंट कहते हैं प्रोटीन यूरिया के साथ आता है लैब लेके, तो वो तो प्रेगनेंसी में नॉर्मल भी होती है, हर प्रोटीन यूरिया प्रीक्लैम्सिया नहीं होती, यूटीआई में भी पॉजिटिव होता है, इन्फेक्शन में भी पॉजिटिव है, ठीक है, फिजियोलॉजिकली पॉजिटिव अगर थ्रेशोल्ड से मीट नहीं कर रहा, सीकेडी में भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये कुछ केसेस हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, इनके थ्रू भी हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छी हिस्ट्री, दैट्स ऑल। मैनेजमेंट हमारी बैठी है, लेकिन डिफरेंशियल्स मैंने आप तभी अच्छे बना सकते हो जब आपकी हिस्ट्री अच्छी है, आपकी इन्वेस्टिगेशन और की जस्टिफिकेशन अच्छी है, और आपकी एग्जामिनेशन की स्पेसिफिक फाइंडिंग्स और उनकी जस्टिफिकेशन अच्छी है। बिकॉज डीडी बनती तब है कि मेरा हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन या एग्जामिनेशन बेस्ड डायग्नोसिस टॉप पे ये है, क्योंकि ये 80% सारा कवर कर रहा है। सेकंड मोस्ट ये है, थर्ड मोस्ट ये है। ये डीडी को ऑर्गेनाइज करना और उसको ऑर्डर देना, इसके भी नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसी में इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा इंशाल्लाह, एंड वी विल डू दिस। आपकी कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, आप बता दें, और इफ यू वांट टू जॉइन अस ज्वाइन कर सकते हैं। आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन है, इसके बाद जो क्लासेस होंगी वो हमारे पेड ग्रुप में होंगी। मेरी तो वैसे आप सब लोगों को यही है कि आप एक्सटेंडेड टॉक्स और शॉर्ट केसेस दोनों ही ज्वाइन करें। बाकी यू नो अबाउट योर सर्कमस्टेंसेस, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपका आपके करियर पे होती है, बाकी चीजें जो हैं वो सेकेंडरी। एनी क्वेश्चन? मैम सिर्फ ये पूछना है कि एक्सटेंडेड टॉक्स और शॉर्ट केसेस जो हम एक साथ अगर ले रहे हैं तो इनकी क्लासेस एक साथ होंगी या डिफरेंट डे पे होंगे? डिफरेंट डेज पे होंगी। अच्छा मम्मा 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 नो क्वेश्चन? नो चलो ठीक है, मम्मा बेस्ट ऑफ लक।